कोई बात नहीं, आ जाओ शुरू करें। ठीक है, सबसे पहली चीज ही क्या है? Why do atoms combine? सोचो। सोचो क्या होना चाहिए? Why do you think atom combine? सोचो, कुछ तो बताओ। इसलिए चैप्टर मैंने खोला ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अब हम जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बात करें। लेट्स नॉट कि क्या है क्या नहीं है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। हम जस्ट आस्किंग, बस जैसा भी आपको लगता है वैसा बताओ, बिना किसी टेंशन के। मुझे कुछ नहीं लगता है, तो ब्लैंक हूँ मैं। चलो जी, आज एक चीज समझते हैं। आज बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। कभी भी कोई दो चीज पास क्यों आएंगे? जब अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दो चीजों के पास आने का जो मेन रीजन है वो क्या है? अट्रैक्शन है। ठीक है, एटम्स के केस में बात करते हैं, एक जनरल अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, लेट्स से दो सिंपल एटम्स को लेके चलते हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा सिंपल तो क्या ये एटम हो सकता है? एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम गोज यहाँ पे, एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन एटम है। अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये दो हाइड्रोजन एटम को अगर मैं अगल बगल रख दूं, लेट्स सी कि क्या होता है, क्या क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्या नहीं है, ये सब देखने जा रहे हैं। ठीक है, यस। ओके। ठीक है, ये आपके पास है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा होगा, अगर ये पास में है तो ये इसके न्यूक्लियस को भी खींच रहा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से खींच ही रहा होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे खींच रहा होगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी इससे खींच रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा भाई? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस इस वजह से होगा, और कोई खास वजह नहीं है। आई बात समझ में? ये तो हमें क्लियर है ना। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो कर रहे हैं, और क्या। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसी तरीके से चलो, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यस क्या ये बात सही है? यस। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस एक सिचुएशन में देखें, जस्ट अ वेग कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पर टोटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? कैन यू काउंट? नंबर बताओ, नंबर। 4 4। एंड टोटल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कितनी है? 2 2। अगर टोटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 4 है, टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन 2, तो कैन आई से कि अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन? यस सर। ठीक है, एंड अगर आप ये चीज सोचो तो अब ये बहुत ऑब्वियस लगता है कि हाँ, अगर कभी भी अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन, दो चीजें पास आएंगी। यस सर। ठीक है, whenever whenever attraction is more than repulsion, ठीक है, bonding can happen. Bonding can happen. इसको ज्यादा ही होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इसको अगर बराबर हुआ तो वो चीज रुक जाएगी। समझ रहे हो? अगर बराबर हुआ दो चीजें तो वो रुक जाएगी, अगर वो यस ज्यादा नहीं हुआ तब तक वो पास नहीं आएगा। तो अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन। सर। ठीक है, हमेशा। तो अब ये है कि ये तो हमने देख लिया कि ऐसा है क्या, बट अगेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन का रीजन नहीं मिला हमें। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है। दिस इज अ डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ग्राफ को बना रहा हूँ। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज, तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट 0 है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस R है। आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस याद है पिछले चैप्टर से? यस सर। क्या होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? सो बेसिकली जो उन दोनों की वो वाली रेस, क्या? जो दोनों दो
अलग अलग उनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात। मैं इतना क्या सोचना था। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे नेगेटिव है, बीच में जीरो और ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। यस हम ये देखने जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, केसेस है। केसेस कुछ ऐसे ऐसे, मैं पहले ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ देखो इस तरीके से बनाया जाता है पर समझा दूसरे तरीके से जाता है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बनाया गया पर इसको जो समझा जाएगा वो समझा उल्टा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, इसमें पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई ए पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी माई बी पॉइंट, this is going to be my C point, and this is going to be my D point. D point. ठीक है, मेरे पास चार केसेस है, चार केसेस को देखने जा रहे हैं। आज शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास दो एटम है और इन दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी क्या है, इनफाइनाइट है। ये जो R है इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्या ये ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज यस केस ए। ठीक है, फिर हम केस बी पे चलते हैं। केस बी पे वो थोड़ा पास आ चुके हैं, तो लेट्स से कि दे आर एट अ रीजनेबल डिस्टेंस, ये रहा। ठीक है, केस बी के बाद हमारे पास क्या है, केस सी था, थोड़ा और पास आ गए। ठीक है, एंड केस डी। आया समझ में? यस ठीक है, हम ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख रहे हैं, इन सब का रीजन समझेंगे, ऐसा क्या है, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप ये सब। ठीक है, आर इज समथिंग, यहाँ पे आर हो गया। अगेन दिस इज आर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला जो है, दिस इज एक और आर, जो अच्छा वाला आर। आ जाओ जी, आ जाओ शुरू करते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज कि एनर्जी का अगर मैं फॉर्मल लिखूं तो एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। एंड ये तब होगा जब हमारा अट्रैक्शन की बात हो रही है ना। हम क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए हम अट्रैक्शन की ही बात करेंगे, हम रिपल्शन की ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। अट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय दिस नेगेटिव। ठीक है, कैन आई से कि जब तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट था तो इनके बीच का जो एनर्जी था वो माइनस के Q1 Q2 के हिसाब से एनर्जी जो था वो अप्रोक्सीमेटली जीरो था। एंड विच यस एनर्जी टॉकिंग अबाउट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब देखो ये ग्राफ में आपको ए पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यस सर आगे समझ में आ जाओ यस जी। देख अब तुम्हारे पास क्या, जैसे जैसे आप इनको पास लेके आए, ठीक है, इनको जैसे आप पास लेके आए तो इनका जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू टर्न मोर नेगेटिव, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। जैसे जैसे आप आर को कम कर रहे हो तो ये वाला नंबर जो इंटायर नंबर है ये बढ़ता रहेगा। एंड ये नंबर अगर 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, तो ये -8 -10 -20 ऐसे बढ़ता रहेगा। यस एनर्जी इज गोइंग टू गेट मोर नेगेटिव, एनर्जी और नेगेटिव होती चली जा रही है। देखो बी वाले केस में एनर्जी हैज टर्न मोर नेगेटिव, अब वो इस पॉइंट पे आ गया है। अब जैसे जैसे एटम को पास लाते जा रहे हो एनर्जी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अभी तक हम यहाँ आ चुके हैं, क्या ये कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखो, उसी तरीके से अगर मैं आगे चलता जाऊं तो यहाँ पर अगर आप सी वाला डायग्राम देखो तो मैं इनको और पास ले आया हूं, इसका एनर्जी और भी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, इसका एनर्जी और भी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। देखा आपका, इसका एनर्जी और भी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। अब देखना फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये जितना पास आ सकते थे, जितना भी पास आ सकते थे, मैक्सिमम जो इनका पॉसिबल था कि हाँ ये इतना पास आ सकते हैं, उतना पास ये आ चुके हैं। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज बॉन्डेड सिचुएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड सिचुएशन। एंड बॉन्डेड सिचुएशन भी आगे जितना पास आ सकते थे आ चुके हैं। और इस पॉइंट पे जो इनका एनर्जी है वो लीस्ट होगा, एनर्जी इज मिनिमम। अब इस बात को समझते हुआ क्या सर, एग्जैक्टली मुझे फील नहीं हुआ। ठीक है, एनर्जी इज मिनिमम, आई होप आपको ये बात समझ में आई, बट एग्जैक्टली फील नहीं हुआ तो लेट मी हेल्प यू फील इट। ये वाली बात तो क्लियर है ना आपको? यस सर
आ जाओ, आपने कभी मैग्नेट्स देखे हैं, दो मैग्नेट्स जो दूर होंगे, यस सर। अगर उन दोनों मैग्नेट को आप पास लेके आते हो ना, तो पहले तो वो धीमे धीमे अट्रैक्ट होते हैं, पास आए तो एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो एकदम से जब अट्रैक्ट होते हैं तो जितना पास जा सकते हैं उतना पास चले जाते हैं। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, अट्रैक्शन धीमे 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 बड़ा 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 अट्रैक्शन, वो चिपक गए। जब वो चिपक गए तो अब ना वो एक से ज्यादा अंदर क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज न्यूक्लियस न्यूक्लियस की वजह से रिपल्शन भी होगा। इस पॉइंट पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया, तभी वो रुक गए, ऐसे बॉन्ड करके रुक गए। अगर आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं मुझे इसको इसके ऊपर रखना ही रखना है, तो बताए क्या होगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, यू हैव टू पुश इट। और अगर आप पुश करोगे, एनर्जी लगाओगे, तो एनर्जी वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम हो सकता था, कम हो गया। अब ना अगर आप दबाव लगाओगे, अगर उनके न्यूक्लियस को पास लाओगे, तो एनर्जी बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर रख दिया, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी। यस सर। ठीक है, क्या अभी आपको ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब एटम बहुत दूर थे, जैसे ही पास आने लगे, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। यहाँ पर दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग बॉन्डिंग, दिस इज द बॉन्डेड सिचुएशन, दिस पॉइंट इज द बॉन्डेड सिचुएशन। और इस वाली बात को बताए क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला चीज, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्या बॉन्ड एनर्जी समझ में आई? अभी इसका डेफिनेशन भी लिखूंगा, बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्डिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि दो एटम जो चिपके हैं, इनको तोड़ने के लिए, कि दूसरे वाले को इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए, दूसरे वाले को बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको भी बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। हम जनरली बॉन्ड एनर्जी को एंडोथर्मिक मान के चलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को दोनों तरफ से डिफाइन किया जाता है, जितना बॉन्ड बनते हुए एनर्जी निकलेगा वो भी बोला जा सकता है, जितना बॉन्ड तोड़ते हुए एनर्जी निकलेगा वो भी बोला जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी की बात हो गई, बॉन्ड एनर्जी। ठीक, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये वाला डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। क्या कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग द बॉन्डेड प्रोसेस, बॉन्ड लेंथ। आज इनको दोनों को डिफाइन कर देते हैं। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस between two atoms in a bonded situation is called bond length. ठीक है, bond यस। energy required to break the bond, or energy required to separate two atoms, or make distance between them infinite. कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अगर आपको ये वाली बात यहाँ तक यहाँ समझ में आया, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ड्यूरिंग बॉन्डिंग हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कैन आई से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। ठीक यस है, सर। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, कम है हो ना? जाए। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी। एंड ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। हम सीधे की पॉइंट क्या लिखते हैं, हम की पॉइंट लिखते हैं
ये पॉइंट लिखते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। क्या आई होप अभी पूरा समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। यस सर। ठीक है, ये तुम्हारे पास मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें दो तीन बातें और आ जाती हैं पीपल से कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग के रीजन क्या होते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अदर रीजंस जो बोले जाते हैं, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू गेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, इवन ये भी बोला जाता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सुना ना आपने, टू यस सर। अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नाउ यू नो कि एग्जैक्टली बात क्या है, टू गेन स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना। तो स्टेबिलिटी कैसे हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अब आज के बाद हम एक रूल ऑफ थंब याद रखेंगे। ठीक है, रूल ऑफ थंब इज कि हमारा अगर अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज। तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। शादी क्या ये बात स्टेबिलिटी। समझ में आए? यस ठीक है, सर। तो इसीलिए तुम्हारे पास सारे के सारे जो एटम्स है वो कंबाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास बॉन्ड के बारे में। हमारे पास व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, बताओ, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज अ force of attraction, it is a force of attraction between atoms or group of atoms or group of atoms। ठीक है, केमिकल बॉन्ड को हम दो टाइप में डिवाइड कर दे रहे हैं। केमिकल बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में क्या क्या आता है आपके पास, तीन टाइप के आते हैं। दैट इज, सबसे पहला आपका आएगा आयोनिक, फिर एक होता है मेटालिक, एंड देन देयर इज कोवेलेंट। है ना, कोवेलेंट के देर आर बहुत सारे केसेस जो हमने देखने हैं। लेट्स सी कौन कौन से देख पाते हैं। आपके पास कोवेलेंट में ऐसे आता है सिग्मा बॉन्ड, सुना होगा सिग्मा बॉन्ड। यस सर। ठीक है, पाई बॉन्ड। बाय आप बॉन्ड। आप लिख भी रहे हो क्या साथ साथ? नहीं नहीं। अच्छा, सिर्फ मैं ही लिख रहा हूँ, ओके ठीक हाँ। है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, आपके पास आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम वो भी बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। अगर मेरा मन किया तो मैं आपको डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, यस सर। एक और होता है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें, अगर आप देखोगे मैं आपको ये भी भेज दूंगा। ठीक है, क्वाड्रुपल है, दिख रहे होंगे आपको कितने सारे हैं। ठीक यस सर। है, सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया जो मैंने लिखे। ठीक है, बाकी सारे हमारे कोर्स में। तो ये तुम्हारे पास पांच टाइप के बॉन्ड है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, वीक वाले को हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, आ जाओ जी। अब हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं एक एक करके बॉन्ड के बारे में। तो पहले लुईस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें। आज मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग का थोड़ा सा होमवर्क देने जा रहा हूँ। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके पास जो भी एलिमेंट है, लेट्स से सोडियम है, सोडियम के बाहर वैलेंस में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के बाहर वैलेंस में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपने बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। दिस इज लुईस सिंबल या लुईस रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपने शायद ये सुना भी होगा, लुईस रिप्रेजेंटेशन। यस सर। है ना, लुईस रिप्रेजेंटेशन। लुईस रिप्रेजेंटेशन के बाद आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन जो आता रहता है, आज मैं इसी में बता दूं जो आप लिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो एटम्स क्या, एटम्स अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड। In this process, each attains stable outer octet.
ठीक, लुईस सिंबल में क्या, सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये वाली बात क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इनर शेल प्लस न्यूक्लियस को केनेल बोलते हैं। इसको कर्नेल भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहो, इसको केनेल या फिर कर्नेल। ठीक है, इनर शेल प्लस न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितना भी है, इनर शेल प्लस न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केनेल। कोई डाउट है केनेल नो। क्या होता है? बहुत नो। इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है पर पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कौन सा रूल है? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये होता है आपका ऑक्टेट रूल। टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना? यस सर। ओके, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इसमें तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या करना शुरू करें तो सबसे पहले आपके पास जो आता है लिमिटेशन में, फर्स्ट इज नोन एज ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, having 2 electrons, example hydrogen and helium species। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के पास देखना HCl में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के बाहर कितने हैं? 2 ही हैं। हीलियम में कितने होंगे आपके पास? हीलियम में भी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही हैं। बट ये दोनों तो स्टेबल है, ये दोनों ही स्टेबल, कोई दिक्कत ही नहीं है इन दोनों में कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। ये होगी ना गड़बड़। ठीक है, तो बात है कि पहली चीज तो यही होगी कि भाई अगर ऐसा था 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात तो कैसे सही आ रही है जबकि बहुत सारे लोगों के साथ होती। ठीक है, सेकंड जो तुम्हारा पॉइंट आता है दैट इज, इसको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। हाइपो माने मतलब क्या होता है? हाइपो क्या होता है? हाइपो कम या ज्यादा? कम। कम। ठीक है, हाइपोवेलेंट में क्या होगा? स्पीशीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन को हाइपोवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन में कौन से एग्जांपल होंगे? जैसे आपके पास हो गया BF3, AlCl3। ठीक है, ऐसे करके BeCl2, बहुत सारे हैं कि ये स्पीशीज सारी की सारी ना आपकी काफी स्टेबल स्पीशीज, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप AlCl3 को देखो तो AlCl3, ठीक है, देखा आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल है। BeCl2 में अगर आप देखोगे तो BeCl and Cl 1 2 3 4 स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं। यारी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? तो यस। BeCl2 में तुम्हारे पास क्या है? Cl ये दोनों ही काफी ज्यादा स्टेबल हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात को नहीं फॉलो कर रहे, इसलिए हमने इनको क्या रखा है? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में, हाइपोवेलेंट स्पीशीज। नेक्स्ट केस, थर्ड पॉइंट इज हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा? स्पीशीज कौन सी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एट से ज्यादा, मोर देन 8। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैन यू नेम कुछ एग्जांपल्स? नहीं। आ जाओ, IF7, SF6, ठीक है, XZF4, ये सारे केस में आ जाओ, मैं आपको काउंटिंग करके दिखाता हूँ। आयोडीन के बार F F F F, 7 हो गए? यस। 7 है, सबके बाहर अगर 2 होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, 14। है ना? तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में 14, ऑब्वियसली इट्स अ एक्सेप्शन। इसमें कितने होंगे? 12, ऐसे देख के बता सकता हूँ। हर एक 6 बॉन्ड है, हर एक में 2 होंगे, 6 2 12। यहाँ पर कितने? 4, 4 8। और इसके बाहर ऑटोमेटिकली 8 होते ही हैं। तो 8 में से 4 शेयर हो गए, 4 बचे, 4 + 4 टोटल 12 हो गए इसमें भी। तो आप देख सकते हो इन सब में ऑक्टेट तुम्हारा क्या है? कंप्लीट से बहुत ज्यादा है। बट ये भी सारे स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दीज आर नोन एज हाइपरवेलेंट स्पीशीज। कोई डाउट है हाइपरवेलेंट स्पीशीज में? नो सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर अगला, हाइपरवेलेंट के बाद
हाइपरवेलेंट के बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को समझने के लिए पहले एक की पॉइंट समझ लेते हैं। द की पॉइंट गोज लाइक दिस। आपके पास नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1, 2 और 3 ये तुम्हारे पास क्या होंगे, यहाँ पर शेयरिंग से बना। दीज 1, 2, 3 दीज आर नोन एज बॉन्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। आगे बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर समझ में आया। बॉन्ड पेयर, पेयर क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया। हाँ जी, बॉन्ड पेयर बोलने का रीजन समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है कि नहीं बना है? यस सर। ये बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर। अब देखना, जो बॉन्डिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच जाते हैं, जो कि खाली होते हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। अगेन दिस इज अ पेयर, अगेन ऊपर वाला भी पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाएंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। कोई डाउट है? नो चलो सर। जी, आप देखना, अब यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या एग्जाम्पल देखना। नाइट्रोजन के बाहर कितने हमने बोले, 5 होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। आपने NO2 बोला, सर बना के दिखाओ NO2 का स्ट्रक्चर। मैंने बोला ठीक है बेटा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेता है, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये देखा आपको ऑड इलेक्ट्रॉन, ना तो ये बॉन्ड पेयर है ना तो ये लोन पेयर है, बिकॉज लोन पेयर के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज गोइंग टू बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एंड मे फॉर्म डाइमर। मे फॉर्म डाइमर का मतलब क्या है, मे फॉर्म डाइमर। डाइमर क्या होता है, NO2। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लाइक कि अकेले बैठे रहे, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग पसंद है। याद है ना, पेयरिंग सर। पसंद होने से क्या होता, दोनों वो कैंसिल आउट हो जाते थे, स्टेबिलिटी बढ़ जाता था। ठीक है, ये N2O4 बना लेगा। दिस इज अ डाइमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इज डाइमराइजेशन एंड N2 जो O4 है, दिस इज अ डाइमर। डाइमर ऑफ NO2। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? नो सर। पक्का पूरा समझ में आ गया यहाँ तक जो भी मैंने बताया आपको? हाँ यस सर। चलो जी, ठीक है, हमारे पास ये ऑक्टेट रूल वाली बात तो लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आ जाओ जी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो बोथ अल्कली मेटल, अल्कली वाले ग्रुप 1 वाले होंगे। ठीक है, दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड हैलोजेंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन because and become stable by going in noble gas configuration। ठीक है, आपको दिख रहा होगा Na से एक इलेक्ट्रॉन गया, Na+ बना, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- बना, Na+ and Cl-। The bond formed as a result of electrostatic attraction between the positive and negative ions is termed as electrovalent bond or ionic bond। कोई डाउट है यहाँ पर, देखना नो आराम सर। से देखें रीड करके। ठीक है, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, आपका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो अगर किसी भी रैंडम चीज के कि भाई कब बन सकता है आपका आयनिक बॉन्ड, तो हमें ऐसी चीज चाहिए होगी जो मेटल हो। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करे, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तुम्हारा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि जैसे ही आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया वो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और खूब सारा एनर्जी रिलीज करे, दैट इज कि नॉन मेटल होना चाहिए। नॉन मेटल। थर्ड इज हाई लैटिस एंथैल्पी, इस पे तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड बाय 1 एटम। देखो यहाँ पे ये समझ में आया, इसका क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसका क्या है 1, इसमें इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 2, इसका क्या है 1। वन। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो सर। आज ही मांग लेना ये वाले जितने भी वो हैं नोट्स है ना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड में लिखो, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल्स फोर्स, वैंडरवाल फोर्स ऐसे करके जा रहा है।
फिजिकल स्टेट में क्या होगा, ऑल दीज आयनिक बॉन्ड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये रीजन क्या है, आप देखो ना, कोई चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो वो हार्ड हो जाएंगे उनके। हार्ड होता क्रिस्टलाइन इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी हम देखने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड्स तो आप समझ ही रहे हो। है। यस सर। सॉलिबिलिटी में आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर सो दे मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, क्या होता है ये दोनों बातें देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, आज एक चीज सीखो छोटी सी, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विच इज अ बेटर क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनीथिंग, बताओ, सोचो, व्हाट डज मेल्टिंग मीन? बॉइलिंग होना। You tell me, what does melting mean and what does boiling mean? बॉइलिंग इज व्हेन ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। Very good. हाँ, एंड मेल्टिंग इज वो मेल्ट हो जाता है वेरी वेल। मेल्टिंग का वैसे अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो when vapor pressure of a solid is equal to vapor pressure of atmosphere, एक ही होगा। और मेल्टिंग से मैं बता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेल्टिंग से क्या होगा, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं हल्के से। मेल्टिंग से आपके बॉन्ड वीक हो जाते हैं, am I right? यस सर। ठीक है। एंड बॉइलिंग से क्या होता है कि बॉइलिंग से आप इंडिविजुअल एटम को उठा के बिल्कुल तोड़ के अलग कर देते हो, बिल्कुल ही अलग कर देते हो। यस सर। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो बॉइलिंग इज अ बेटर क्राइटेरिया फॉर व्हाट, फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सोचो किसी चीज को तोड़ के बिल्कुल अलग करने में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स पता चलेगी ना, कंपेयर टू बस उसको ढीला कर दिया। ऑब्वियसली यस। तो फिर यही तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट इज अ बेटर क्राइटेरिया। एक तो मैनी तुम्हारे पास मैनी फॉर्म डाइमर रिएक्शन इन डाइमराइजेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये सारा कुछ हो गया, हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली बात रीड करना। Ionic compounds are less conducting in solid state but highly conducting in molten and aqueous state। बिल्कुल सही बात है। आप आयनिक, जब वो फ्री टू मूव होंगे तभी तो वो कंडक्शन शुरू करें। कंडक्शन या कंडक्टिविटी इज मूवमेंट। जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो कहाँ काम बनेगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यस सर। मिनट था ना। तो आयनिक कंपाउंड्स आर लेस कंडक्टिंग इन मोल्टेन सॉलिड स्टेट बट हाईली कंडक्टिंग इन मोल्टेन एंड aqueous स्टेट। ठीक है। दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल, इस बात को समझते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या, हाईली रिएक्टिव बिकॉज नो बॉन्ड मेकिंग। आज ये दोनों ही बात समझते हैं। देखना बच्चे, अगर आपने कोई कैटायन रख दिया, लेट्स से सोडियम प्लस, आपके पास यू हैव अ कैटायन सोडियम प्लस, एंड इस सोडियम प्लस को आपने रख दिया, ये हर एक डायरेक्शन में इक्वली, हर एक डायरेक्शन में इक्वली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बिखराएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चीज हो, चाहे बड़ा एनायन हो छोटा एनायन हो, हर एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना वो अट्रैक्ट होगी। आई बात समझ में? यस सर। दिस इज नोन। आप म्यूट हो गए। हाँ अब ऑडिबल है। जैसे बताना अभी। हाँ ऑडिबल है। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो भी चीज है इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, वो सारा का सारा क्या होगा, वो सारा का सारा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देर इज नो डायरेक्शन, देर इज नो डायरेक्शन की कहाँ से अट्रैक्शन हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा, हर एक तरफ से तुम्हारे पास आ रहा है। दिस इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। ठीक है। ओके। नॉन डायरेक्शनल। अब इसी को अगर आप उसमें देखोगे, आ जाओ इसको, लेट्स थिंक अबाउट कोवेलेंट। कोवेलेंट में ना डायरेक्शनल नेचर होता है, कैसे पता? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड ना टेट्राहेड्रल ही होता है, वो ऐसे ही होता है। अगर डायरेक्शनल नहीं होता तो वो ऐसे नहीं होता। डायमंड का जो शेप है, वो डायमंड का शेप इज एग्जैक्टली फिक्स्ड है। जो चीजों का शेप होता है वो शेप आ जाता है। शेप इज ओनली पॉसिबल जब तुम्हारे पास इधर से उधर आपके पास, कि ये वाला
इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना है, इसके साथ बॉन्ड बना है, ऐसे ऐसे। आई बात समझ में? डायरेक्शनल नेचर, तब अगर डायरेक्शनल नेचर होगा तो एक पर्टिकुलर शेप निकल के आएगा, क्योंकि एक बॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होगी हर बार। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक, आ जाओ जी। अब ये वाला चीज समझते हैं। देखो तुम्हारे पास जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, तो आयनिक रिएक्शंस में व्हाट विल हैपन, Na प्लस Cl माइनस AgCl प्लस NNO3 माइनस। यहाँ पे कोई बॉन्ड तो है नहीं एज सच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर है तो चिपके हुए हैं, इधर नहीं होगा तो नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पे जो Ag है, Ag विल गो टू Cl माइनस। ठीक है, सटैक से बस ऐसे ना दो लोग ऐसे खड़े वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे बस। there is no time lag between bond breaking and bond formation। देखा? यस सर। ठीक है, this is why ionic reactions are very fast। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। लैटिस शुरू करें? यस सर। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना पक्का? यस और नो तो यस नहीं सर। चल? नहीं। ओके, यस। ठीक है। लैटिस एनर्जी पे आ जाते हैं। तो लैटिस एनर्जी को समझने का तरीका पहले तो ये देखते हैं। आपने वही आपने मूवीज में देखा होगा, जब बैंक रॉबरी और ये सब हो रहा होता है तो उसमें ऐसे ऐसे लेजर होती हैं, इधर से इधर निकल रही होती है, देखिए आपने? यस सर। है ना? तो अगर आप ऐसे देखो, ये ग्रिड बना रहा हूँ, ये तो 2D है, बट इस ग्रिड को आप 3D में इमेजिन कर सकते हो, जैसे ऐसे है वैसे ही ऊपर। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर टिपिकल अरेंजमेंट है ये। एंड दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, एम आई राइट? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट्स है उसकी अरेंजमेंट है ये। कौन से पॉइंट्स है? ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं लैटिस। लैटिस का अगर कोई एक वर्ड में मुझसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज लैटिस, आई वुड से लैटिस इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, या फिर सिंपल अरेंजमेंट। लैटिस मींस अरेंजमेंट और कुछ नहीं। लैटिस जस्ट मींस अरेंजमेंट, किसी भी चीज का अरेंजमेंट उसको लैटिस बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो लैटिस पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस तब होगा जब ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट्स। तो इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो? आप आयन, एटम, मॉलिक्यूल, अगर आप ये सब चीजें रख दोगे तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स, क्रिस्टल लैटिस पे आपने रख दिया, तो क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन सब से मिलके बना हुआ है। अब क्या होने वाला है, लेट्स सी कि होता क्या। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंथैल्पी? ओके, देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। हमारे पास जो पढ़ने जा रहे हैं हम, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज का लगाते हैं? अट्रैक्शन का लगाते हैं। जब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से व्हाट हैपेंस, अट्रैक्शन से चीजें एग्रीगेट होती हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? पास आना होता है कि नहीं होता? पास आना। ठीक है, पास आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो एग्रीगेट है, ठीक है, ये एग्रीगेट ना यूनिक होता है हर बार। कैसे यूनिक होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम्स या साइज ऑफ स्पीशी एंड द अदर थिंग इज आपका चार्ज ऑफ स्पीशी। चार्ज ऑफ स्पीशी, क्या ये बात समझ में आया? यस सर। चार्ज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये हमेशा यूनिक होगा। कैसे सर, अभी भी नहीं समझ में आया? तो लेट्स से कि आपके पास एक बॉक्स है, एंड इस बॉक्स के अंदर व्हाट यू आर डूइंग इज आप इसके अंदर फुटबॉल्स भर रहे हो खूब सारी। अगर आपने बहुत सारी फुटबॉल इसके अंदर भर दी, फुटबॉल 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 ऐसे करके आपने बहुत सारी फुटबॉल अगर भर दी, तो व्हाट विल हैपन इज कि इसके बीच में कुछ ना कुछ अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा ना। कमरे के अंदर फुटबॉल ही फुटबॉल भर दी है, कमरे के अंदर सिर्फ मार्बल्स भर दिए हैं, कमरे के अंदर सिर्फ सैंड भर दिया, तो आपने किस टाइप से या क्या कुछ भरा हुआ है उस बात पे फर्क पड़ेगा ना कि उसका अरेंजमेंट कैसा है।
Yes, sir. है कि नहीं? वैसे अगर आप देखो तो साइज ऑफ अ स्पीशी के बारे में अगर आप बात करोगे तो साइज के बारे में तो मैं समझ गया। चार्ज से सर कैसे? बेटा अगर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हो सकता है चीज पास हो, होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है। जनरली तुम्हारे पास क्या होता है, लेट्स से अगर हम बोले अ पर्टिकुलर केटायन, a particular cation has a fixed number of anion surrounding it and vice versa, and vice versa। ठीक है, तो हमारे पास हर एक केटाइन के अबाउट एक फिक्स्ड होगा। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आप NaCl में लिख सकते हो, NaCl क्रिस्टल FCC होता है अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो Na प्लस के अबाउट क्या होगा तुम्हारा, यू हैव 6Cl माइनस, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, एक आगे Cl माइनस एंड एक पीछे Cl माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 6Cl माइनस इसको सराउंड करे। वैसे ही क्या होगा, तुम्हारे पास एक Na को 6Cl ने सराउंड किया होता है, वैसे ही एक Cl को 6Na ने सराउंड किया होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझना है। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में? ओके, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ठीक है, आर वी क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ये पक्का ये वाला पॉइंट समझ में ना कि अ पर्टिकुलर केटाइन इज अ फिक्स नंबर ऑफ एनायन सराउंडिंग इट एंड वाइस वर्सा। Yes, sir. आपने क्या कहते हैं, आप इसको ऐसे समझ लो, लेट्स से यू हैव यू हैव टू टाइप्स ऑफ बॉल्स, लेट्स से यू हैव अ मार्बल, ठीक है, एंड देन यू हैव अ कॉस्को बॉल। और जो ग्रीन वाला कॉस्को बॉल टेबल टेनिस बॉल आता है, टेबल टेनिस में टेनिस बॉल आता है, तो टेनिस बॉल को ले लो एंड यू हैव अ येलो टेबल टेनिस बॉल एंड टेनिस बॉल, दोनों को आप एक साथ मर्ज करो तो उसका रैंडम अरेंजमेंट बन जाएगा ना। तो कि एक टेनिस बॉल के अबाउट कितनी छोटी छोटी टेबल टेनिस बॉल्स है, वो एक फिक्स नंबर निकल के आएगा। लेट्स से एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेट्स से 5 चिपक रहे, ठीक है, तो इसके अबाउट आपने देखा तो इसके अबाउट भी जो बड़ी बड़ी बॉल्स है वो कितनी है, 1 या 2 है, 5 है, तो नंबर फिक्स आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा, 6:6 का रेशियो होता है कि Na के अबाउट कितना होता है, एक Na के अबाउट, ये डायग्राम देखना, एक Na के अबाउट ऊपर Cl होता है, इधर Cl होता है, इधर Cl होता है, इधर Cl होता है, ठीक है, इसके आगे Cl होता है ऐसे करके, और इसके एक पीछे Cl होता है। क्या ये बात समझ में आए? Yes, sir. ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ये चीज फिक्स होती है किसी भी अरेंजमेंट में, आगे पीछे दाएं बाएं जो होता है ना वो चीज फिक्स होता है। आया समझ में अभी मैं क्या बात Yes, कर sir. रहा हूँ? Yes, sir. अब अगर यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो सिंस यहाँ पर मोर एक एन बहुत सारे उसमें है, मोर अट्रैक्शन इज पॉसिबल इन लैटिस, होगा कि नहीं होगा? मोर अट्रैक्शन इज पॉसिबल इन लैटिस कैसे? भैया आपने पहले सिर्फ एक Na प्लस लिया था और एक Cl माइनस लिया था, पहले एक Na और एक Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बट अभी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अभी तो आपका 6 Na प्लस 6 Cl माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? Yes, sir. है ना? तो अगर आपके पास ज्यादा अट्रैक्शन इंक्रीज्ड इन लैटिस, ठीक है, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया होगा तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन व्हाट हैपेंस, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, Yes, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। sir. दिस रिलीज्ड एनर्जी, ये जो रिलीज्ड एनर्जी है जो लैटिस बनते वक्त निकल रही है, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आया समझ में लैटिस एनर्जी क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमें बेसिकली ऐसे करना, हमारे पास खूब सारे आयंस थे, उनको जोड़ दिया, वो खूब सारे मर्ज कर गए एक साथ। जब वो मर्ज करके वो बड़ा चंक बना लिया ना, एक ब्लॉक बना लिया बहुत सारे केटायंस एंड अनायंस का, इस पूरे चंक को मैं लैटिस बोल रहा हूँ। और इसको बनाते वक्त ना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, और उस रिलीज्ड एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, लैटिस एनर्जी। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किस किस बातों पे, हम एक बॉर्न हेबर साइकिल देखने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल्स आर ड्रॉन फॉर फॉर्मेशन एंथैल्पीज। फॉर्मेशन एंथैल्पी होता क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं, व्हाट इज अ फॉर्मेशन एंथैल्पी। ओके,
किसी भी चीज को इस दुनिया में बनाने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? आप इस रिमोट को ले लो, इस रिमोट को बनाने में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा होगा, यस सर। है ना? तो हमेशा आपको कुछ भी बनाने के लिए थोड़ा बहुत एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। हम उसकी बात करें तो ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होता है, इसके लिए आप दो चीजें कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ये तो आपके पास हो गया पहली चीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। एंड इस ड्यूरिंग फॉर्मेशन में आपको व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड शुड बी 1 मोल, प्रोडक्ट formed should be product formed should be 1 mole, 1 मोल। and the next is कि प्रोडक्ट ठीक है आपका 1 मोल बनना चाहिए, एंड प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड बाय, प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड बाय reactants in their natural occurring state। ये जरूरी है, कंडीशन है। बोलो सर ऐसा क्यों? तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये कंडीशन आप ये मान के चल रहे हो कि आप अपने अपने नेचर से उठा के कोई चीज बना दी तो टोटल कितना एनर्जी लगेगा, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलो जी, कोई डाउट बच्चे यहाँ पर, यहाँ तक? हाँ सर। आ जाओ। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, से यू हैव NaCl की बात करूँ, तो सोडियम दिस Cl2 गैस हाफ इज गोइंग टू गिव यू NaCl सॉलिड। NaCl नमक होता है, नमक सॉलिड में रहता है। गोइंग टू मेक बॉन हेबर साइकिल फॉर दिस। ठीक है, बॉन हेबर साइकिल बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सोडियम सॉलिड को पहले मैंने सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, डेल्टा सब्लिमेशन H। आया समझ में पहली चीज? इस वाले को आपने क्या किया, यहाँ पर आपने आयोनाइज किया, आयोनाइज किया और इसको प्लस में कन्वर्ट किया। ठीक है, आपने Na+ बना लिया। अगेन Cl2 के लिए जो गैस है, नेचुरल अकरिंग स्टेट इसका ये है, इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, और ये बना लेगा 2Cl। बट मुझे 2Cl नहीं चाहिए, मुझे एक ही Cl चाहिए, तो मुझे बॉन्ड एनर्जी बाय 2 करना पड़ेगा। ये वाली बात समझो। आई डोंट थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा एक बार में क्या किया मैंने। यहाँ बताऊं? आगे। आ गई? ठीक है। तो यस। वो यूनिटरी मेथड है ना कि आपका Cl2 से 2Cl है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक Cl के लिए इट वुड बी हाफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें आपने क्या किया, डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, ये बना Cl- गैस। अब जैसे ही आपने ये दोनों, आपने क्या किया, लेट्स से यू हैव अ बिग चैम्बर, बहुत बड़ा सा चेम्बर है, और आपने एक तरफ से Na+ किया, एक तरफ से Cl- आया, दोनों तरफ से क्या होगा, Na+Cl- जुड़ने लगेंगे अट्रैक्शन की वजह से, एंड नमक का बारिश होने लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, NaCl सॉलिड बना, और यहाँ पर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। दिस इज द लैटिस एनर्जी। आया समझ में लैटिस एनर्जी? यस सर। आप देखना, लैटिस एनर्जी के बारे में जो है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl डिपेंड्स ऑन व्हाट? फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन सब्लिमेशन ऑफ Na। ठीक है, नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन लैटिस एंथैल्पी, सॉरी हाँ इसको बस Le कर दे तो लैटिस एंथैल्पी, प्लस इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी बाय 2, प्लस इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारी एनर्जीज का अगर आप सम करोगे तो आपको फॉर्मेशन मिलेगा। एम आई राइट? अब आते हैं सर इनको आपने सम क्यों किया है? बच्चे सम को उस तरह से मत देखो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसका इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, जो इस दुनिया में सम के लिए बनाया गया है, वो है कि इन सब का जोड़, ये सारी एनर्जीज को जोड़ के आपका ये बनता है। ठीक है, जोड़ने का मतलब वो नहीं कि प्लस सिंबल है, आई डोंट नीड प्लस की प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी एनर्जीज जुड़ेंगी तब जाके फॉर्मेशन की बात होगी। ठीक है, यस सर। चलो जी। तो ठीक है, तो फॉर्मेशन तो इन सबको जोड़ दिया, इसमें से कुछ एंथैल्पी अपने आप इनेटली कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है अपने आप ही। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने देखी थी, वो क्या होती है, वो नेगेटिव में होती है।
ठीक है, आपका जो आयनाइजेशन है वो पॉजिटिव होगा, सब्लिमेशन पॉजिटिव होगा, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होगा, लैटिस नेगेटिव होगा, लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप मत सोचो कि अरे सर लैटिस तो नेगेटिव होती है तो मुझे फॉर्मूले में नेगेटिव लगाना चाहिए। आप कुछ मत सोचो, आपके लिए ये है जैसा दिया होगा वैसा रख दो। इसमें बोला -47, आप उठा के -47 रख देना। क्या ये बात समझ में आई? आपने खुद से फॉर्मूला नहीं बदलने की कोशिश करनी है। दिस इज तुम्हारा फॉर्मेशन। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, अच्छा जी, टेक आउट योर नोटबुक, ट्राई दिस। तो लास्ट में एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या लिखा है? क्या चीज? हो गया -1। क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हो? नहीं नहीं। -214 नहीं। -214 देख लेते हैं, आ जाओ शुरू करें। आपके 0.24। पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -101, sublimation is going to be 58.5, ionization is going to be 2.3, plus bond energy by 2 is 30, plus -7, plus lattice energy। बॉन्ड ठीक, एनर्जी नहीं करा था। तुमने तुमने हाफ नहीं किया उसका? गड़बड़ हो गया, करो वापस से सही करो, 30 माइनस करो उसमें से, और क्या। अब हो जाएगा? यस सर 184.2। आ गया समझ में? यस सर। माइनस में आ रहा होगा। हाँ। ठीक है, आ जाओ जी। तो लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ions gets converted to their solid। जब सॉलिड में बन रहा होगा, गैस से सॉलिड को कन्वर्जन को, इसका डेफिनेशन ऐसे डिफाइंड है। अब अपने मन से नहीं कर सकते, डेफिनेशन ऐसी है कि गैसियस से किस में जाना चाहिए, टू देयर सॉलिड, उसको बोलते हैं आपका लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आयनिक कंपाउंड्स, ये रीजन है स्टेबिलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड्स का। इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली चार्ज एंड साइज। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे, यहाँ तक देख लो। इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। कैसे? एनर्जी इज K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 इंटू Q2 चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज इज गोइंग टू बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हियर। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने की वजह से बच्चे पैकिंग मुश्किल होता जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। आप इसे रिवाइज करना, एनसीईआरटी रीड करना पहले 2 से 3 पेज, फिर हम मिलते हैं थर्सडे को। ओके। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।